नमस्कार। गोवा के बाद अब उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। गोवा के बारे में आप जानते होंगे कि गोवा में स्वतंत्रता से पूर्व ही वहां पर पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान माना जाता है कि 1867 में ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी तब से है। और अभी उत्तराखंड सरकार ने भी इसको लागू कर दिया। आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, संहिता का मतलब कोड हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह हम लोगों के संविधान के अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में है, जो डायरेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यहां पर जब आप 44वां नंबर आर्टिकल को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह बात कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आए। यहां पर आप ध्यान देंगे कि कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आखिर इसे स्टेट ने क्यों लागू किया, सेंटर ने क्यों नहीं किया, या सेंटर के पास, स्टेट के पास पावर था कि वह लागू करे। क्या यह सेंटर की चीज थी या स्टेट की थी? ये जो एक थोड़ा सा डायलेमा का सिचुएशन है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखेंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट यानी डीपीएसपी जो भाग 4 में है, संविधान के पार्ट 4 में है। पहला बात तो यह है कि इसमें जितने भी आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक, ये फोर्सेबल नहीं है। मतलब इसको आप लागू करवाने के लिए आप किसी न्यायालय के पास नहीं जा सकते, कितने भी आर्टिकल। लेकिन इसमें एक बात लिखी हुई है, वह यह है कि राज्य हमेशा प्रयास करेगा अपने नीतियों को बनाने के क्रम में कि इन सब में जो भी चीजें हों उसको ध्यान में रखा जाए अपनी नीतियों को बनाने के क्रम में। कई बार कोर्ट ने डिसीजन दिए, कई ऐसी चर्चाएं रही हमेशा कि चूंकि संविधान के भाग में है समान नागरिक संहिता, तो उसको लागू किया जाए। और मैंने शुरू में ही कहा कि राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। राज्य का मतलब क्या होता है? वहां पर यह शब्द नहीं है कि केंद्र, वहां पर राज्य वर्ड लिखा हुआ है। यह नहीं है कि ये केंद्र सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, ऐसा नहीं मानिएगा। राज्य, जब राज्य कहा जाता है, राज्य यानी स्टेट, तो स्टेट एक बहुत ही ब्रॉड फेनोमेना है, बहुत ब्रॉड संकल्पना है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है, स्टेट ज्योग्राफिकल भी होता है, भौगोलिक भी होता है। जैसे हमारा पूरा का पूरा भारत, या राज्य कहा जाए यूपी, बिहार, ये भी है। संस्थागत भी है, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे हमारी राज्यसभा हो, यहां तक कि जुडिशरी भी राज्य का अंग है। राज्य की परिभाषा मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन राज्य की परिभाषा में कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं है, बहुत बड़ी अवधारणा। और उसमें यह कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा, ऐसा नहीं केंद्र प्रयास करेगा, ठीक है। और मैंने फिर कहा राज्य, और ये वाला राज्य न समझे, राज्य एक बहुत बड़ा ब्रॉड फेनोमेना। इसलिए दूसरा पॉइंट इसको भी ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 40 में जो यह भी डीपीएसपी का भाग है, गांधीयन मॉडल का पंचायती राज, इसको भी सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया। नागौर में पता, हम लोग जानते हैं कि वहां से पंचायती राज शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे एक ब्रॉड फेनोमेना बना, फिर अंतगत हुआ
सेंटर ने भी उसके लिए कानून बनाए कि ये निर्धारित किए गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट अपना नहीं कर सकता है, बाकायदा कर सकता है, ये संविधान उसको शक्ति दी हुई है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, गोवा में पहले से ही यूसीसी है और वह प्री इंडिपेंडेंस समय से है। तीसरा, अब आते हैं हम लोग इस बात पर आए कि आखिर जो उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी बिल लाया और अब वह पास हो चुका है, तो उसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं। वहां पर आने से पहले हम लोग एक प्रयास करेंगे समझने का कि आखिर यह यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते किसे हैं और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। क्लास मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सारी उपयोगिता की चीजें जो आ सकती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वह भी आपको मिलेगा। ठीक है, जरा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं समान नागरिक संहिता, इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां पर तीनों शब्द को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। पहला है, इंग्लिश में है यूनिफॉर्म, हिंदी में समान। चूंकि हमारा संविधान मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम लोग पहले यूनिफॉर्म को ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म आप जानते हैं, स्कूल में आप जब पढ़े होंगे या पढ़ते हैं, बच्चे हैं जो भी हैं जो सुन रहे हैं, सबका एक यूनिफॉर्म होता है। चाहे वो कोई भी स्कूल हो, उसका एक अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्या करता है? यूनिफॉर्म बेसिकली आप देखेंगे स्कूल के बच्चे जब पहन के जाते हैं तो यूनिफॉर्म सिमिलैरिटी को लाता है। किसके किसके बीच? पुअर और रिच के बीच, कास्ट के बीच, रिलीजियन के बीच, ये सबके बीच में यूनिफॉर्मिटी को लेकर आता है। कौन किस धर्म का है मायने नहीं रखता है, कपड़ा वही पहनना होगा। कोई गरीब है कोई अमीर है, मैटर नहीं करता है। पता लगा गरीब अच्छे कपड़े पहन के, सॉरी अमीर अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है और उस पर्सपेक्टिव में कोई गरीब है तो उसके पास वो अफोर्डेबल पैसा नहीं है, तो वो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा मामूली सा कपड़ा पहन के आ रहा है, या आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो यूनिफॉर्म क्या करता है? इन सब भेदों को दूर करता है। कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, टीचर भी सबको एक समान नजर से देखेंगे और विद्यालय में जो आएंगे वो एक समान रूप में आएंगे। कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं। अब आप समझ रहे होंगे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। समान का मतलब एक समानता। अब आइए सिविल, ये दूसरा शब्द है सिविल। जब हम सिविल की बात करते हैं तो इसको पहले, यानी मुस्लिम काल में यदि मैं कहूं तो इसे दीवानी कहा जाता था। अब बहुत लंबे समय तक इसको दीवानी ही कहा गया। हिंदी में आप इसे नागरिक कह सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये देखने को प्रतीत आया कि बहुत ही संकीर्ण वे में लोग इसे डिफाइन कर देते हैं, दीवानी। कुछ लोग आप देखेंगे जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, यह इसको सिर्फ विवाह या तलाक यहीं तक सीमित करके देखता है। कुछ लोग इसको एडॉप्शन से जोड़ सकते हैं, यानी गोद लेना। लेकिन यह कुछ लोग, ठीक है सर, उत्तराधिकार भी इसमें आता है, इनहेरिटेंस भी आता है। लेकिन सिविल यानी दीवानी में इसके सिवाय और भी बहुत सारी चीजें आती हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दीवानी जो है इसको हम लोग कुछ भाग में विभाजित कर लीजिए। पहला भाग मान लेते हैं फैमिली, परिवार, और परिवार से जुड़े हुए मुद्दे इसमें आएंगे।
जैसे परिवार से जुड़े हुए मुद्दे, मैं इसको एक कर देता हूं। फर्स्ट उत्तराधिकार हुआ, सेकंड हुआ जैसे विवाह, मैरिज, तलाक, यानी तलाक, सेपरेशन भी इसमें आएगा। कौन कौन सी परिस्थिति में एक दूसरे को छोड़ सकता है, सेपरेशन, तलाक, एडॉप्शन, गोद लेना, ये सब चीजें आएंगी। गार्डियनशिप भी आएगा कि आखिर गार्जियनशिप का क्या रूल हो, इसी से संबंधित है। कहां तक की उम्र के व्यक्तियों को बच्चा कहा जाएगा, मतलब उससे किसी भी सजा का पात्र नहीं होगा। भारत में ये 7 साल है। गार्जियनशिप किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, यह भी आता है। उत्तराधिकार हमने पढ़ा ही, इनहेरिटेंस पढ़ा ही। तो ये इसका सिर्फ एक भाग है। सेकंड में आते हैं हम लोग, यदि हम लोग देखेंगे, यदि बी भाग में आएंगे तो ये थोड़ा और भी अलग जान पड़ेगा। बी में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दे भी इसी में आते हैं, दीवानी में ही आते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों में वसीयत भी आएगा, उत्तराधिकार भी आता है, ये सब भी मुद्दे इसमें आते हैं। आगे सी नंबर पर हम लोग आते हैं, देखते हैं और क्या क्या हाथ में सिविल में आता है। सी, कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदा या समझौता। जितने भी प्रकार के समझौते होते हैं वो भी सिविल लॉ के अंतर्गत में आते हैं, सिविल क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। समझौता हो सकता है नौकरी के लिए भी हो, समझौता हो सकता है सेल एंड परचेस के लिए भी हो, दो व्यक्तियों के बीच में। सेल और परचेस के लिए भी हो सकता है। समझौता कई प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये सी हुआ। कुछ और भी आते हैं, जैसे डी, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, यह भी सिविल अधिकार में आता है। ई लॉ का एक शब्द है ट्रॉट, यह भी सिविल के तहत में ही आता है। इसका मैं ट्रॉट का एक एग्जांपल आपको कह सकता हूं, जैसे मानहानि है ना, आपने कई बार सुना होगा मानहानि के मुकदमे, तो यह भी सिविल अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उसमें यह सभी कुछ आता है, क्योंकि नागरिक में यानी कि दीवानी, यह सब कुछ आता है। केवल विवाह, तलाक, सेपरेशन, डाइवोर्स, एडॉप्शन ही नहीं आता है, गार्जियनशिप भी आता है, बच्चों का भी आता है कि कितने साल तक के उम्र के लोगों को बच्चा कहा जाएगा, प्रॉपर्टी जिसमें वसीयत, उत्तराधिकार, सरकार यदि किसी की प्रॉपर्टी लेती है वो सब भी इसमें आएंगे। समझौते भी आता है इसमें, इसको भी समझ सकते हैं हम लोग। पंजीकरण जो है वह भी आता है, और ट्रॉट्स भी इसमें आता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, मानहानि। तो अब आपने समझा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, इस सब चीजों में कोई भेदभाव न हो, इतनी भी चीजें आपने देखी। ऊंच नीच, रिलीजन, कास्ट, किसी के आधार पर, इन सभी, इन पांचों पर कोई प्रकार का भेद नहीं। लेकिन अब लास्ट वाला है कोड, इसको भी समझेंगे हम लोग। कोड किसे बुलाता है? कोड यानी संहिता, समान नागरिक संहिता। संहिता क्या होता है? संहिता बेसिकली एक लंबे समय काल में, यदि मैं कहूं कि एक लंबे समय काल से
चली आ रही एक लंबे समय काल से चली आ रही अलिखित मौखिक परंपराओं, प्रथाओं, अलिखित मौखिक परंपराओं, प्रथाओं, नियमों, व्यवहारों का लेखन है। यहां देखेंगे कि संहिता अलग होता है, अधिनियम अलग होता है। जब हम समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि समान सिविल एक्ट, ये बात नहीं कहा जाता। एक्ट किसी एक चीज के लिए लाया जाता है, किसी एक पक्ष के लिए लाया जाता है। नागरिक संहिता तो बहुत चीजों का एक समुच्चय है, कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों का एक संकलन है। इसलिए इसको एक्ट नहीं कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, कोड कहा जाता है। लंबे समय काल से चली आ रही अलिखित मौखिक परंपराओं, प्रथाओं, नियमों, व्यवहारों मतलब प्रैक्टिसों, रूल्स, प्रथाओं, कस्टम्स, इन सब का लेखन, इसी को कॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसी को आप कॉडिफिकेशन कहेंगे या कोड कहेंगे। तो अब आप समझे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है। आगे थोड़ा बढ़ने से पहले कुछ और बातों को भी देख लेते हैं। न्याय या कानून दो प्रकार के होते हैं, या कोर्ट भी यदि कहा जाए, न्यायालय भी आप जाते हैं तो दो प्रकार का है। एक है जिसको आप कहते हैं दीवानी यानी सिविल, जिसको हमने भी नागरिक कहा, और दूसरा होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल कोड, जिसको फौजदारी कहा जाता है। यदि आप न्याय की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है कानून। एक दीवानी और एक फौजदारी। अब इन दोनों में जब का मुख्य अंतर जो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों कानून में मुख्य अंतर क्या है। सब्जेक्ट का अंतर तो है ही, क्योंकि आपराधिक जितने भी मुकदमे होंगे, आपराधिक जैसे हत्या, चोरी, डकैती, रेप, सभी फौजदारी में आएगा। और नागरिक में तो आपने देख ही लिया वो 5 चीजें। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होने के बाद उनके लिए कानून भी अलग अलग है, उनके लिए न्यायालय भी अलग अलग है। लेकिन ये जो बंटवारा है, इसमें कुछ और भी बातों को हम लोग को समझने की जरूरत है। दीवानी मुकदमों में आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे सामान्यतः दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियमित किया जाता है। दीवानी मुकदमों में आप जब भी देखेंगे तो सामान्यतः आप देखेंगे दो व्यक्तियों के बीच में, आपसी दो व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार का हो कुछ हो, उन दोनों के बीच जो संबंध है, जो बिगड़े हैं या कुछ हुआ विवाद, उसी को सही करने के लिए दीवानी मुकदमे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच ही, मैंने एक वर्ड यूज किया है सामान्यतः व्यक्तियों के बीच, लेकिन इसमें व्यक्ति की जगह संस्था भी आ सकता है। एक तरह एक व्यक्ति हो, दूसरा जगह संस्था हो, तीसरा सरकार भी आ सकता है। जैसे देखो, व्यक्ति व्यक्ति मतलब पत्नी और पति के बीच में तलाक का मुद्दा है तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, शादी का पंजीकरण करना है तो भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, गोद लेना है तो भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध।
तो एक बहुत बड़ा रूप जो है वसीयत हो, उत्तराधिकार हो, तो पारिवारिक व्यक्ति व्यक्ति के बीच, लेकिन संस्था से भी तो हो सकता है, सरकार से भी हो सकता है। जैसे सरकार ने एम्स बनाने के लिए जमीन ली, या रेलवे लाइन या नहर निकालने के लिए जमीन ली, और आपको लगता है कि मुआवजे की रकम जो है वह क्या है, कमजोर है, कम है, तब उस पर कौन सा मुकदमा चलेगा? तो वह सिविल मुकदमा ही होगा, दीवानी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमेशा एक पक्ष जो है व्यक्ति होता है और दूसरा पक्ष में कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी, संस्था भी, सरकार भी। क्रिमिनल लॉ में हमेशा ध्यान रखेंगे, एक पक्ष व्यक्ति तो होगा जो क्राइम किया हुआ एक्यूज, लेकिन दूसरा पक्ष हमेशा सरकार होता है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। देखिए, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की, तो उस पर हत्या का मुकदमा दायर किया गया, लेकिन क्या उस व्यक्ति के पिता, उस व्यक्ति का भाई या उस व्यक्ति की पत्नी को यह अधिकार है कि हत्या के मुकदमे में स्वयं उसके पति का या उसके बेटे का जो अभियोगी है उसको क्षमा कर दिया जाए, या हम क्षमा कर देते हैं उसको रिहा कर दो? एकदम नहीं है। इसका क्यों? क्योंकि उसने हत्या की है। अब सरकार एक हत्यारे के साथ जो सलूक करता है वो करेगी, चाहे आगे चलकर आपका भाव उसके प्रति परिवर्तित रहा हो या न रहा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन इसलिए हमेशा याद रखें, क्रिमिनल फौजदारी मुकदमे में एक पक्ष सरकार बन जाता है। आपने चोरी की तो आप पर चोरी का मुकदमा सरकार, आपने जरूर फाइल किया, लेकिन उसके बाद उसको आगे रन करने में जो एक भागी होगा वो सरकार होगा। सरकार अपने हिसाब से दंड देगी उसको, आप दंड निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यहां पर सरकार का मतलब हो सकता है जुडिशरी सिस्टम भी हो, सरकार एक ब्रॉड फेनोमेना भी, ठीक। तो आप समझ सकते हैं, इसमें एक पक्ष हमेशा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कई डायमेंशन है एक पक्ष के, लेकिन उसमें हमेशा एक पक्ष सरकार बन जाता है। इसको भी आप समझेंगे। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी देखिए, इस आधार पर भी दोनों लॉ में डिफरेंसेस है। एक तो आपने सब्जेक्ट के आधार पर देखा, दूसरा आपने इस आधार पर भी देखा, तीसरा आप आइए पनिशमेंट के आधार पर भी कुछ आप देख सकते हैं। सिविल मामलों में आप देखेंगे जो डिमांड होता है, सिविल मामलों में जो डिमांड होता है आप देखेंगे वो डैमेजेस जो हुआ है, सॉरी, सिविल मामलों में आप देखेंगे प्रायः कि जो मांग होती है, जो डिमांड होता है, जैसे मान लेते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का, क्षतिपूर्ति दिया जाए, जो डैमेजेस हुआ है उसको भरपाई की जाए। तो डिमांड इस प्रकार के होते हैं, कंपनसेशन दिया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए, ये सब डिमांड होता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में जो डिमांड होता है वो पनिशमेंट का होता है, और पनिशमेंट ही सिर्फ मिल सकता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप पैसा देकर छूट जाइएगा या ये देकर के छूट जाइएगा, क्षतिपूर्ति करके छूट जाएगा, नहीं। तो इस आधार पर भी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सिविल लॉ में डिमांड बाकायदा क्या होता है, या तो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, डैमेजेस जो किया गया उसको पूरा किया जाए, और यहां पर है पनिशमेंट। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आगे, हम लोग कुछ और बातें हम लोग करते हैं, देखते हैं। दीवानी और फौजदारी आपने समझा, और यह भी देखा कि दीवानी ही कहा जाता है समान सिविल संहिता वाला सेक्शन को। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो कानून होता है उसको विभाजन दो अन्य प्रकारों में भी किया जा सकता है। एक है पर्सनल लॉ
और एक होता है लॉ ऑफ द लैंड। यहीं से सारी कहानी निकली हुई है, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल लॉज थे। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट, जो आप जानते हैं, जो निकला हुआ है हिंदू कोड बिल से निकला हुआ है। उसी ढंग से मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसी ढंग से सबका अपना है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले, मान लेते हैं कोई एक कम्युनिटी है, उसकी अलग नियम होंगे, अलग कानून होगा, तो उन सबको कहा जाता है पर्सनल लॉज। किसी धर्म का अपना लॉ तो उसका पर्सनल लॉ। जैसे भारत में हिंदुओं के लिए सिविल के मामले, खासकर मैरिज वाले मामले में, दोनों पक्षों में आप देखेंगे तो सबके अपने अपने कानून हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के हिसाब से चलता है। हिंदू पर्सनल लॉ में बेसिकली जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इन सब के आधार पर चलता है। लेकिन दूसरा होता है लॉ ऑफ लैंड, मतलब यहां रहने वाले कोई भी प्रकार का कास्ट हो, कोई भी प्रकार का रिलीजन हो, उन सब के लिए एक कानून होना चाहिए। और लॉ ऑफ लैंड ही एक तरह से कहा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है। वैसे जिस ढंग से पर्सनल लॉ कई प्रकार के होते हैं, यदि मैं आपसे कहूं लॉ ऑफ लैंड को बेसिकली कानून की भाषा में लैक्स लोकी कहा जाता है। LOCI, आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लोकी, LOCI, लैक्स लोकी। लॉ ऑफ द लैंड को कहा जाता है एक प्लेस में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार का कानून लैक्स लोकी कहा जा सकता है। भारत में फौजदारी क्षेत्र में तो यह कानून है, क्रिमिनल में, लेकिन सिविल में भी बहुत सारा है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र में यह सिविल का नहीं है। क्या क्या नहीं है वही हम लोग को देखना है, और क्या करने के लिए बिल आया है उसको भी हम लोग को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और देखते हैं। यहां पर आने से पहले चलिए हम लोग 2-3 बातों को और देखते हैं। क्योंकि बात समान नागरिक संहिता की हो रही है तो हम लोग बात वहीं पर करेंगे। समान नागरिक संहिता हम लोग का चल रहा है, तो यहां पर कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ, यहां तक हम लोग पहुंचे एक इवोल्यूशन के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एंशियंट टाइम में या प्राचीन काल में जो सामाजिक कानून थे, खासकर जो सिविल लॉज थे, वह चलते थे स्मृति शास्त्र से, और इसी को धर्मशास्त्र भी कहा जाता था। और इसमें सबसे पहला नाम आपको मिलेगा मनुस्मृति। बहुत लंबे समय काल तक मनुस्मृति के हिसाब से ही हर चीजें चली। आगे आप बढ़ेंगे तो गुप्ता पीरियड आते आते आपको याज्ञवल्क्य स्मृति का भी ध्यान में आएगा। फिर आपको याज्ञवल्क्य के बाद नारद है, पराशर है, कात्यायन है, बहुत सारे स्मृतिकार हुए। लेकिन मोटा मोटी मनु और याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य पर लिखी गई 2 टीकाएं, एक मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग, यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारतीय समाज के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा ये बात। लेकिन चूंकि प्राचीन काल में हिंदू धर्म करके तो कोई धर्म था नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं सनातन धर्म था, तो उसके सामाजिक नियम और पारिवारिक नियम इसी स्मृति ग्रंथ के हिसाब से चल रहे थे, चाहे वो मनु हो, चाहे वो याज्ञवल्क्य हो, चाहे नारद। आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग मिडाइवल पीरियड में आते हैं, मध्यकाल में आते हैं, तो चूंकि मुस्लिम रूल आ गया इंडिया में,
और इसके हिसाब से हमारे सिविल लॉ डिवाइड हो गए, हिंदुओं के लिए और मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम के सिविल लॉ शरीयत, जो उनका कानून की पुस्तक है, उसके हिसाब से चल रहा था, और हिंदुओं का जो सिविल लॉ वो स्मृति ग्रंथों के हिसाब से चल रहा था। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, जब आप मिडावल इंडिया में आएंगे तो आपको दिखेगा कि सिविल नागरिक संहिता जो है, या जो नागरिक लॉ है, या दीवानी जो लॉ है जिसको आप कहते हैं, तो वो मुस्लिम जब शासन आया, मुस्लिम रूल आया, तो अब दोनों समाज के लिए अलग अलग हो गया। हिंदुओं के लिए हिंदू जज हुआ करते थे, और मुस्लिम्स के लिए शरीयत के हिसाब से काजी वगैरह फैसले सुनाते थे, और काजी की सहायता के लिए मुफ्ती भी हुआ करते थे। लेकिन कानून का ये कौन सा पक्ष है? ये दीवानी पक्ष है। लेकिन फौजदारी जो था, यानी क्रिमिनल, उसमें दोनों जो थे वो समान थे। दोनों पक्ष क्या थे? समान थे। इसमें कोई अंतर नहीं था फौजदारी कानून में, और फौजदारी कानून पूर्णतः शरीयत के हिसाब से चल रहा था। प्लस थोड़ा बहुत राजा की मर्जी, सुल्तान की मर्जी। आधुनिक काल में आइए, आधुनिक काल में युद्ध है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज युद्ध सुना या देखा, पढ़ा, पलासी का युद्ध। तो पलासी बैटल ऑफ पलासी 1757। बैटल ऑफ पलासी के बाद बंगाल में आप देखेंगे तो एक तरह से अंग्रेजों की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल की शुरुआत हुई। लेकिन यहां पर कोई उसे थियोरेटिकली राइट नहीं मिला था, कुछ प्रिंसिपली कोई राइट नहीं मिला। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। आपने पढ़ा होगा इलाहाबाद की फर्स्ट संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद पहली बार क्या हुआ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी यानी सिविल राइट्स दे दिए गए अंग्रेजों। यहां से अंग्रेज भारतीय न्याय व्यवस्था में इंटर करते, क्योंकि इनसे पहले उनके पास में कोई लिखित ताकत नहीं था कि आप किसी विशेष चीज पर कोई कानून बना सके। लेकिन जब 1765 में पलासी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलती है, तब यहां से इन्होंने भारत में लॉ के विकास में की कहानी अपनी शुरू की। कहानी में कुछ ऐसा है, जरा देखा जाए। कहानी में ठीक है, उस समय क्लाइव थे जब इलाहाबाद की संधि हुई। लेकिन इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति शुरुआत में करूंगा, वो है वॉरेन हेस्टिंग। 2 बार ये भारत आए हैं। दूसरी बार जब भारत आए तो ये भारत बंगाल के गवर्नर जनरल भी बने। आपको पता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग के ही पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यहां से आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग से जुडिशरी के सेक्टर में जबरदस्त अंदर घुसते हैं ब्रिटेन। उससे पहले इन्होंने जरा भी प्रयास नहीं किया।
सबसे पहला प्रयास इन्होंने ये किया, जो इनकी सोच थी वॉरेन हेस्टिंग की या इंग्लिश कंपनी की, वो यह थी कि सिविल मामलों में कोई इंटरफेरेंस न किया जाए। यानी हिंदुओं का हिंदू विधि से जो चलता हुआ आ रहा है वो चलता रहे, और मुस्लिम्स का मुस्लिम विधि के अनुसार में जो भी उनके सिविल है वो चलता रहे। और फौजदारी में भी जब आप आएंगे, क्रिमिनल में भी जब आप आएंगे, तो अभी उन्होंने पहले से चले आ रहे जो कानून थे उसके हिसाब से चलना बेहतर समझा, यानी शरीयत के कानून। ये एकदम इनिशियल फेज है जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, तब उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को उस समय बनाकर रखा हुआ था। सिविल क्षेत्र में उन्होंने समझा कि अभी हम लोग नया नया है तो ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हिंदुओं को अपने हिसाब से सिविल अधिकार जो चलते हुए आ रहे हैं वो चलेंगे, हिंदू पर्सनल लॉ मुसलमानों का अपना है उनके हिसाब से चलेंगे, और फौजदारी कानून शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में क्या हम लोग देखते हैं, खासकर क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी कानून में क्या देखते हैं, उन्होंने जमींदारों से न्यायिक शक्ति छीन ली। प्रत्येक जिले में कोर्ट बैठाया, प्रत्येक जिले में लगभग माना जाता है 13 कोर्ट उन्होंने स्टेब्लिश किया। दोनों प्रकार के कोर्टों को स्टेब्लिश किया गया, दीवानी और फौजदारी। तो यहां से एक शुरुआत होती है न्याय प्रक्रिया की ही, थोड़ा सा दबे मन से ही सही, लेकिन यहां से एक न्याय प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब वॉरेन हेस्टिंग प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करते हैं। यहां पर, लेकिन यहां पर भी जब स्थापना की गई तो बाकायदा बोला गया कि जो दीवानी न्याय है उसमें मुस्लिम पक्ष के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही चलेगा, उसके आधार पर ही डिसीजन मिलेंगे, और हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ। लेकिन क्या भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स थे? और नहीं थे, पारसी भी थे, ज्यूइश भी थे, और अब तो क्रिश्चियंस भी भरते जा रहे हैं उनके लिए। तब इन्होंने एक काम किया कि इन जो अदर देन हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनके लिए इन्होंने अपना कानून बनाया, वह है इंग्लिश लॉ। यानी पहली बार सिविल क्षेत्र में जो इंग्लिश लॉ का इंट्रेंस हुआ है, या मॉडर्न लॉ यदि मैं कहूं इंट्रेंस हुआ है, तो माइनर ग्रुप्स के लिए हुआ है, छोटे समूहों के लिए हुआ है, हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है। और फौजदारी में वही शरीयत चलेगा। कोर्ट तो बना दिया गया, लेकिन कोर्ट में डिसीजन जो दिए जाएंगे, जो अपराध, किस अपराध के लिए कौन सी सजा है, वो शरीयत के हिसाब से चलेगा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जरा समझिए, धीरे धीरे इस सेक्शन में इन्होंने शरीयत के प्रभाव को कम करना शुरू किया और इंग्लिश लॉ को इंप्लीमेंट करते चले गए, धीरे 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 धीरे। और ये बहुत धीरे धीरे हुआ फौजदारी वाले क्षेत्र में, यहां वाले में नहीं। ये चलता रहा, दीवानी कोर्ट तो बना, लेकिन न्याय होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ से, हिंदू पर्सनल लॉ से, इंग्लिश लॉ से। वहां पर क्या हुआ, जो कोर्ट बने, जो फौजदारी शरीयत के हिसाब से डिसीजंस दे रहे थे, वह धीरे धीरे अब क्या हुआ, इंग्लिश लॉ की ओर बढ़ना शुरू हुआ। इन्होंने शुरुआत में सिविल को छूने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह विद्रोह को जन्म दे सकता था। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद वेलेस्ली, पहले कॉर्नवालिस, देन वेलेस्ली, इन 3 व्यक्तियों का माना जाता है बहुत बड़ा योगदान है एक तरह से क्रिमिनल लॉ को चेंज करने में। मतलब इन तीनों के जो
चाहे वॉरेन हेस्टिंग हो, चाहे वो कॉर्नवालिस हो या हेस्टिंगस हो, इन्होंने जो शरीयत वाला पार्ट था जो फौजदारी के साथ जुड़ा हुआ था उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि लगभग वेलेजली तक आते आते, यानी मैं कहूं एक तरह से 1800 मान लेते 10 आते आते लगभग फौजदारी कानून ने अपना रूप बदल लिया था और इंग्लिश हो चुका था। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है, इसको जरा देखा जाए। शरीयत में क्या था कि जैसा कि मैंने आपसे पहले पढ़ाया था, भी आप देखे होंगे जब मैंने आपको इस पर डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे कहा था, देखिए एक मिनट, यहां पर मैंने कहा था कि फौजदारी में जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें एक पक्ष हमेशा सरकार होता है, यह मॉडर्न फेनोमेना है। दूसरा पक्ष क्या होता है, हमेशा व्यक्ति होता है, जो एक्यूज्ड होगा वो होगा। सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल में कोई भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी ने अपराध किया है, मैंने जैसे एग्जांपल उस समय आपको दिया था, तो क्या किसी के पति को यदि मार दिया गया हो तो क्या उसकी पत्नी को क्षमा करने का अधिकार है? आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि अगला पक्ष स्टेट है, वह पत्नी नहीं है। स्टेट डिसाइड करेगा अगला पक्ष के हिसाब से कि उसको सजा कौन सी मिलेगी, आईपीसी की कौन सी था। शरीयत में ऐसा था, अंग के बदला अंग, तो आपने सुना ही होगा, आंख के बदला आंख, हाथ के बदला हाथ। लेकिन एक बात और भी था, उसमें इंटेंशंस नहीं देखे जाते थे। मान लो किसी ने गलती से हत्या कर दी हो, तब क्या होगा? मकसद हत्या का नहीं था, मान लेते हैं कुछ गलती से हो गया, इंटेंशंस उसमें क्लियर नहीं थे शरीयत में। अब कोई बहुत ही इनोसेंट इंटेंशन था और उससे कत्ल हो गया, तो क्या वहां पर भी उसकी सजा मौत ही होगी? या किसी ने कत्ल किया और उसके किसी व्यक्ति ने कहा इसे क्षमा कर दो, तो क्या क्षमा हो जानी चाहिए? क्षमा कर दिया जाए। तो ये सब चीजें जो शरीयत में थी उस सबको क्लोज किया गया। अब सेकेंड पार्टी कौन बन गया? स्टेट, यानी सरकार। इंग्लिश लॉ जो होता है बेसिकली क्रिमिनल लॉ में, ये सबसे बड़ी बात थी, शरीयत में ये सब नहीं था। और दूसरा, अब इंटेंशंस भी देखे जाएंगे, केवल स्टेट नहीं होगा। और कहा जा सकता है कि वेलेजली यानी 1810 आते आते क्रिमिनल लॉ में यह हो गया। सिविल में फिर क्या हुआ? क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वहां पर क्या? वहां पर जब आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिविल राइट्स तो पहले थे ही नहीं, 1765 में अंग्रेजों को मिले, लेकिन उन्होंने लंबे समय काल तक भारत के सिविल समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। बोला ही हिंदुओं को अपने तरीके से आप करें और मुसलमानों को कहा आप अपने तरीके से करें। लेकिन 1829 का वर्ष है एक बहुत ही महत्वपूर्ण। विलियम बेंटिक और एक व्यक्ति का नाम और मैं कहूंगा, राजा राम मोहन रॉय। विलियम बेंटिक कुछ ऐसे ऐसे हुए हैं गवर्नर्स जो सही मायनों में बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, और जब उनको यहां के प्रगतिशील लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव निर्णय भी दिए। राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया, गवर्नर्स को कई बार पत्र लिखे, गवर्नर को, और परिणाम यह हुआ कि 1829 में सती को एबॉलिश कर दिया गया भारत से। ये फर्स्ट इंसिडेंस है जब हिंदू के सिविल अधिकार में, हिंदू पर्सनल लॉ में सरकार घुसती है। वैसे तो ये क्रिमिनल भी है क्योंकि सती मर्डर होता है, उस समय तक लोग मानते नहीं थे। तो एक लंबे समय काल तक यदि कहा जाए यह बना रहा और सती को एबॉलिश किया गया 1829 में। पहला बार एक तरह से कहा जाए माइलस्टोन था, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। विलियम बेंटिक ने काम और भी किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जो
छोटे छोटे लड़कियां पैदा होती थी, उसको मारने की भी प्रथा थी, चाहे वो दहेज के कारण हो, चाहे वो हो सकता है कि लगता हो कि समाज उसे स्वीकार न करे या कुछ गलत हो जाए, जो भी रहा हो। तो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात थी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, इसको भी खत्म करने का श्रेय इनको जाता है। यानी दो बहुत बड़े बड़े कदम इन्होंने उठाए जो हिंदू समाज से रिलेटेड थे, लोग करते थे। और पहली बार इंट्रेंस किया सिविल मामलों में सरकार ने। आगे देखते हैं ये इंट्रेंस कहां तक बैठा। और इसी के बाद चूंकि एक बहुत अच्छी बात यह देखी गई कि भारतीय समाज के कुछ लोग भी आगे बढ़ करके अपनी ओर से बोल रहे थे कि आप ये काम करें, ये काम करें। और एक यह भी उनको सपोर्ट किया विलियम बेंटिक को कि वह आगे बढ़कर इन चीजों को करे। हौसला बुलंद था। और उसी हौसला में देखा जाए तो एक पक्ष है, आपको पता होगा 1833, उस समय विलियम बेंटिक ही है भारत के गवर्नर, सॉरी उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था विलियम बेंटिक। और 1833 में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हाँ, वही एक्ट है जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन इसी चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ था, इसी के रिकमेंडेशन पर 1834 में इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ, जिसके हेड थे मैकाले। प्लस 4 मेंबर भी थे इसमें, लेकिन ये सदस्य थे मैकाले। (1837) में इसने अपनी रिपोर्ट दी। कई कारण रहे जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो इसकी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वह इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन यह लॉ कमीशन भारत के इतिहास में एक माइलस्टोन है। कैसे माइलस्टोन है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में स्टैब्लिश हुआ था और 1837 में से रिपोर्ट दिया। सेकंड लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1853 में। और इसके हेड थे सर जॉन रोमिली। और यहां पर आपको अब समझ में आएगा कि इसके रिपोर्ट पर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 में आया। यह क्रिमिनल लॉ में था। अब आप समझिए, ये जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जो सेकेंड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया, इसको बनाने का श्रेय मैकाले को ही है। मैकाले ने जो 1837 में अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी, ये पूरा आईपीसी लिखा हुआ था। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी रहे होंगे जिस कारण से वह सही से लागू नहीं हो पाया, या लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव रहा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि बीच में फिर 1857 का रिवोल्ट भी हुआ, उसलिए भी रुका। डलहौजी की अपनी कुछ मानसिकता भी थी, उस कारण से भी रुका। लेकिन ये जो आईपीसी आया है सेकेंड लॉ कमीशन में, ये मैकाले ने ही पहले से बनाकर रखे हुए, तो ये आया। फिर आप देखेंगे एक और भी चीज है, वह है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861, यह भी आया इसी लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर। दूसरा आया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यह भी आया 1861 में, इसको भी लाया गया। तो चाहे वो आईपीसी हो
चाहे वो सीपी हो या सीपीसी हो, सॉरी सीपीसी, यह ये सभी सेकेंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर आया। ये 60 में आया है, बाकी सीसीपी यानी क्रिमिनल वाला 81 में आया है, और सिविल वाला प्रोसीजर जो होता है वह भी 81 में आया है, 61 में। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई, ये प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉ में अभी तक आपने देखा वो ये देखा कि एक तो फौजदारी होता है, एक न्यायालय, एक सिविल होता है। आपने यह भी देखा एक पर्सनल लॉ भी होता है और एक लॉ ऑफ द लैंड होता है। वैसे पर्सनल लॉ ऑफ द लैंड जो होता है वो सिविल के अंतर्गत में आता है दोनों। लेकिन लॉ का एक तीसरा भी रूप है, इसको बुलाता है, दो चीज होता है, सब्सटेंटिव तात्विक कानून, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल मैं कहूं 1860 में आया आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, यह उदाहरण है सब्सटेंटिव लॉ का। मतलब किसको जुर्म कहा जाएगा और उस जुर्म के लिए कौन सी सजा होगी, यह सब हो गया सब्सटेंटिव। इसको बुलाता है, यह लॉ का एक भाग होता है। और दूसरा होता है प्रक्रियात्मक कानून। एक होता है प्रक्रियात्मक कानून, प्रोसीड्यूर। इसी में आता है सीसीपी या सीपीसी, ये सब आएगा। इसी में आता है गवाही, कैसे आपको गवाही देनी है, कब गवाही देनी है, जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सभी इसी में आएगा। सीआरपीसी वह चेंज होकर के 2023 का हो चुका है। इसको अब क्या कहा जा रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी कहा जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो सीआरपीसी हो या गवाही हो, अपॉइंटमेंट ऑफ जज हो, ये सभी इसी में आएगा। ओथ लेना हो, जैसे कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता, वैसे अब तो होता नहीं है, ओथ वगैरह, ये 1969 का एक्ट से है। एविडेंस एक्ट 1872, ये भी बदल गया है 2023 में। भारतीय साक्ष्य बिल इसमें आ चुका है, साक्ष्य अधिनियम 2023, पहले 1872 था, ठीक है। ओथ 1969। सीआरपीसी यदि कहा जाए तो ये था पहले 1973, अब ये बदल करके 2023 हो गया है। तो और पहले तो सीसीपी था, ठीक है, 1861। तब कानून के दो रूप हैं, एक तो सब्सटेंटिव जिसमें आईपीसी आता है किस, और एक प्रक्रिया, कैसे किसी को सजा दी जाए, क्या होना चाहिए प्रोसेस, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए जाए, गवाही कैसे दी जाए, प्रोसेस क्या होना चाहिए क्रिमिनल लॉ का, सिविल लॉ का, ये सब इसमें आता है। ओथ कैसे हो, एविडेंस एक्ट कैसे लाया जाए, ये सभी, तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। तब आपने ये देखा। अब आइए अगला, यानी अभी आपने क्या देखा, जो मैंने आपसे कहा कि सेकेंड लॉ कमीशन से ही आईपीसी, सीसीपी, सीसीपी और सीपीसी, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर हो या सिविल प्रोसीजर हो और आईपीसी, ये तीनों सेकेंड लॉ कमीशन से आए। थर्ड लॉ कमीशन जब आता है, थर्ड लॉ कमीशन में भी जो हेड है वो जॉन रोमली ही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी से
आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी आपने देखा 1872, इन्हीं के समय में आया इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यह भी आया थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर 1872। इंडियन ओथ एक्ट या द ओथ एक्ट भी बोला जाता है 1873। और इसी से आगे आप देखेंगे सोसाइटी एक्ट भी आया है, जो आज आप पढ़ते हैं, जो एनजीओ बनता है सोसाइटी एक्ट से, वो भी आया। ये सभी आते गए। तो एक ढंग से कहा जाए कि सिविल में बहुत हद तक प्रॉपर्टी और अन्य क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल में आता है, ओथ भी आता है, सोसाइटी भी आता है, यह भी आ सकता है सिविल में। तो सिविल का जो एक पक्ष था उसमें बहुत तेजी से ये लोग, लेकिन 1857 के बाद ये तेजी ज्यादा देखी गई और इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ा गया। लेकिन जो दूसरा पक्ष था विवाह, तलाक और आयु का, इसमें कब से देखने को मिलता है, इसको भी जरा देखते हैं कि इसमें कहां से हम लोगों को सब चीज मिलता है। यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, कम से कम सिविल के वो वाला सेक्टर जिसको आप फैमिली कहते हैं, जिसमें मैंने एक कहा था वो फैमिली है, इसमें आप क्या देखेंगे कि हिंदुओं में आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। किसने? अंग्रेजों ने। लेकिन मुस्लिम्स में कोई काम नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे दो तीन कारण थे कि जैसा सपोर्ट हिंदुओं की तरफ से अंग्रेजों को मिल रहा था, वैसा सपोर्ट मुस्लिम्स की ओर से नहीं हो रहा था। विरोध का भाव था, एक तरह से कहा जाए कि आप मेरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जितने भी सुधार हो रहे थे वो किस में हो रहे थे? कल को मैं एक न्यूज सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक डिबेट चल रहा था, उसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही नहीं, तो हिंदू सिविल कोड आ गया जो उत्तराखंड में। तो शायद उनको जानकारी का अभाव है, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भी सुधार किए सिविल कोड में, वो हिंदुओं के सिविल कोड में इस बार किए, और हिंदू सिविल कोड केवल कहने के लिए रह गया। वह तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही चुका था, वो इंग्लिश सिविल कोड हो चुका था, हिंदू पर्सनल लॉ तो रहा ही नहीं है। वो एक मुस्लिम मॉडर्न पर्सनल लॉ बन चुका था, इतना ज्यादा सुधार हो चुका था। और बहुत सारे चीज तो सम्मिलित थे, लेकिन अब यहां से हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जिसकी शुरुआत हमने कहा था सती प्रथा से की गई थी। एक कारण यह भी रहा हो सकता है कि विरोध का भाव हो। 1857 की जो क्रांति हुई थी, बहुतों का मानना था कि उसमें एक तरह से दो सभ्यताओं के बीच का युद्ध था या संघर्ष था, मुस्लिम पक्ष एक, क्रिश्चियनिटी पक्ष। शायद यह भी धारणा रही हो कि फूट डालो, राज करो, मुस्लिम्स को अपीजिंग पॉलिसी, उनको खुश करके रखो, इधर बदलाव किया जाए। कुछ अन्य भी हो सकता है, इसका उल्टा भी आप ले सकते हैं, तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला इंसिडेंस पर हम लोग आते हैं 1872 पर, क्योंकि थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आपने देखा इंडियन एविडेंस एक्ट आया, द ओथ एक्ट आया, सोसाइटी एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, और यहां पर फैमिली में भी इंटरफेयर किए, जबरदस्त ढंग से अंदर ये घुसे, और स्पेशल मैरिज एक्ट आया। जिसमें इंटर कास्ट मैरिज को अनुमति दी गई। यहां पर ध्यान रखेंगे, इंटर कास्ट मैरिज में केवल ऐसा नहीं कि दो कास्ट, अलग अलग कास्ट का मैरिज, इसमें रिलीजन भी अलग अलग हो सकता था, और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी गई। यह सबसे बड़ा था। यह इंप्लीमेंट किस पर होगा? हिंदुओं पर, मुस्लिम्स पर नहीं है सर। इंटरकास्ट मैरिज हिंदुओं पर से, अदर देन मुस्लिम्स। इसी को बाद में 1954 में
हिंदू विवाह अधिनियम में भी इस क्लॉज को रखा गया, अंतरजातीय विवाह। भारत में जितने भी कोर्ट मैरिज होते हैं, आप जान लीजिएगा, वो इसी हिंदू विवाह अधिनियम से होते हैं। इसमें बोला जाता है कि मेरा ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, और मैं 2 गवाही लेकर के आइए और शादी कर लीजिए। तो हिंदू विवाह अधिनियम, जो इंटरकास्ट मैरिज को ही एक लीगली रूप दिया गया स्वतंत्र भारत में 1854 में। तो यहां से कहानी शुरू होती है। हिंदू विवाह अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी और बातें हैं, वो सबको भी हम लोग देखेंगे। अब आइए सेकेंड पॉइंट। अच्छा, ये सुधार किसमें हो रहे हैं? केवल मुस्लिम्स में, केवल हिंदू में? अब आइए सेकेंड, 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और इसमें शादी की उम्र बढ़ा दी गई। इसमें लड़कियों की उम्र 12 साल की गई हिंदू में, और इसी का अमेंडमेंट किया गया 1930 के आसपास आया, शारदा एक्ट। देख लीजिएगा, 1839 है, 29 है या 30 ऐसे कुछ है, शारदा एक्ट। इसमें लड़कियों की उम्र को थोड़ा और बढ़ाया गया। लड़कियों किया गया, गर्ल्स का किया गया 14 और लड़कों को किया गया 16। बॉय 16 नहीं, 18, 14 एंड 18, शारदा एक्ट। तब आपने ये देखा कि फैमिली में भी, यानी कि जो उसका भाग है एक, उसमें अब इंग्लिश लॉ धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है। और ये जो शुरुआत में जो स्मृति ग्रंथों के हिसाब से डिसीजंस दिए जा रहे थे, वो बदले गए, और धीरे धीरे अब हिंदू पर्सनल लॉ मॉडर्न पर्सनल लॉ बनता जा रहा था। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं था, वो आज भी उस समय तक स्ट्रिक्ट थे शरीयत के हिसाब से। और यह तो हुआ फैमिली के बारे में, सिविल का एक पक्ष। एक दूसरा पक्ष बैठ रहा था, वह था लड़कियों का राइट प्रॉपर्टी। सेकेंड पक्ष था फैमिली के बाद राइट ऑन प्रॉपर्टी, और यह विमेंस के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। इसके लिए क्या क्या बातें की गई? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि लड़कियों को भी तो संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा। कैसे कैसे अधिकार मिले लड़कियों को? देखिए, यहां पर आने से पहले हम लोग इसी सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले क्लास में। हो सकता है इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, या यह भी हो सकता है कि अगला वीडियो में मैं आऊं। देखते हैं जैसा हो पाता है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।